बीपीएल परिवार जो हैं उनमें काफ़ी सारे लोगों को शामिल किया गया और फिर काफ़ी सारे लोगों की शिकायत ये है कि उनके नाम काट दिए गए। पात्र जो नहीं है तो उसको पात्र को हम किस तरह से ये नहीं, अगर पात्र नहीं है तो फिर उसका कार्ड बना क्यों? संघ परिवार की जो लाइन सबसे ज़्यादा बोली जाती है यही है कि जो पंक्ति में बिल्कुल अंत में खड़ा है उस तक ये लाभ मिलना चाहिए, लेकिन असल में जो गरीब और अमीर की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी जो है वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, इलेक्शन पार्टी है तो, और अधिकतर जो नेता दूसरी पार्टी के चेहरे हुआ करते थे जो कभी बहुत ज़्यादा करप्ट हुआ करते थे, अब वो सारे बीजेपी में हैं। तो कोई दूसरी पार्टी बचेंगी या सभी भाजपा की हो जाएंगे? बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस है और उन लोगों के खिलाफ लेके आए थे जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़के जीते। अब उन्हीं पार्टी के लोग आपकी पार्टी में आके शामिल हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, फिर सवालिया निशान उठते हैं। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। यह है चक्रव्यूह, मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं हरियाणा के राजेश नागर साहब, राज्य मंत्री, हरियाणा सरकार में स्वतंत्र प्रभार है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग देखते हैं, इसके अलावा जो प्रिंटिंग विभाग है उसको भी देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चक्रव्यूह में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। लगातार आपको हम न्यूज़ 18 पर बुलाते रहते हैं, आप आते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम की, हमारे स्टेज की शोभा बढ़ाते रहते हैं। तो आज का ये जो चक्रव्यूह है इसमें हम शुरुआत आपके बारे में जानने से करेंगे। आप की राजनीति में शुरुआत कहाँ से हुई और अब तक का जो सफ़र है वो कैसा चला? अगर मैं बात करूं राजनीति की तो मेरे पिताजी, मेरे फादर के दादाजी ब्रिटिश रूल में, अंग्रेज़ों के टाइम में डिप्टी कमिश्नर, उस टाइम डीएम हुआ करते थे। जी जी। डीएम थे। उन्होंने जब गुड़गांव होता था तो लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था। उसके बाद फादर ने मेरे बहुत, अगर मैं बात करूं 60s के करीब, 62 64 में जब जनसंघ हुआ करता था तो फादर एक्टिव रहते थे उसमें, चाहे संघ की बात हो, शाखाएं अटेंड करने की बात हो जी, चाहे चुनावों की बात हो। 1977 का चुनाव था तो वो फरीदाबाद के चुनाव इंचार्ज रहे, धर्मवीर वशिष्ठ जहाँ से लोकसभा के सांसद बने थे। उसके बाद भी फादर जो चुनाव हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बात करूं कुंदन लाल जी का चुनाव हो, उसके बाद चंद्र भाटिया जी का चुनाव हो, तो पूरे चुनाव का वो देखभाल करते थे, इंचार्ज रहते थे। और उसके बाद मुझे भी पार्टी ने 2014 में तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया जी। उसके बाद 19 में भी मुझे मौका मिला, उसके बाद 24 में मुझे मौका मिला और मैं इसके लिए अपने केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ताओं को 3 बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो ये एक मेरा एक सफ़र है चुनाव का जो आपने नागर साहब ने 2014 में चुनाव लड़ा लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर 19 में चुनाव लड़ा और 19 के बाद अब चुनाव लड़ा। तो आप कह सकते हैं कि 3 में से एक बार आप सफल नहीं हो पाए तो दूसरी बार सफल हो गए और राज्य मंत्री का दर्जा आपने प्राप्त किया। बिल्कुल खुश हैं आप इससे? बिल्कुल खुश हैं। और
तो मैंने जैसे पहले कहा था, मैं शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो 3 बार मुझ पर विश्वास दिखाया, जताया, 3 बार मुझे तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो मैं उनका फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 2014 से लगातार आपकी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले जो शिकायत की बात आप कर रहे हैं, बीपीएल परिवार जो हैं उनमें काफ़ी सारे लोगों को शामिल किया गया और फिर काफ़ी सारे लोगों की शिकायत ये है कि उनके नाम काट दिए गए। तो इसको हम विस्तार से जानना चाहेंगे। हमने जो जांच की उसमें जो भी उस पैरामीटर में नहीं आते थे, चाहे किसी के पास कोई 4 व्हीलर है या किसी का और बिजली का बिल ज़्यादा है कि या कोई इनकम टैक्स पेई है, तो इस तरह की जो भी जांच में आए तो उन्हीं के कार्ड को काटा गया। और मैं फिर से आपको आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी गरीब जो पात्र है उसको पूरा उसका हक मिलेगा, और जो पात्र नहीं है उसको उसका हक नहीं मिलेगा। जो पात्र है, अगर कोई किस तरह का कोई आपके पास कोई शिकायत है या हमारे पास कोई शिकायत आती है कि भाई इसका कार्ड मतलब इसकी आय 1,80,000 से कम है, तो उसका कार्ड हम बना भी देते हैं और इस तरह की शिकायतें आती भी नहीं है। और कार्ड जो ज़्यादा की बात आपने जो की, उसका एक मेन कारण ये था कि पूरे भारत में जो आय सीमा है वो 1,20,000 है और हमने उसको बढ़ाकर 1,80,000 किया था। तो जो 60,000 का जो एक जंप था, जो हमने और सरकारों की तरह और प्रदेशों से ज़्यादा 60,000 किया, तो उसकी वजह से भी ये हमारे कई लोग इसमें आए। तो ये तो अच्छी बात है कि हम ज़्यादा लोगों को राशन दे रहे हैं या राशन बांट रहे हैं, तो इस वजह से पहले ये बड़ा था। उसके बाद जांच में जो भी पात्र नहीं हुए, जो इसमें मतलब इसके हमारे जो आय की जो सीमा थी 1,80,000 से ज़्यादा थी, उनके फिर के कार्ड कम किए गए। तो ये जो 1,80,000 की सीमा थी, तो जाहिर है कि आपने दरियादिली दिखाई, उसमें 60,000 रुपये आपने बाकी देश की तुलना में ज़्यादा रखे। तो क्या उस वक्त जब कार्ड बन रहे थे तो वो जल्दबाजी में बन गए, फिर वो गलती सुधार हो रही है? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ना कि जब जांच में अगर कोई भी पैरामीटर से में नहीं आएगा तो उसके तो कार्ड पात्र जो नहीं है, तो उसको पात्र को हम किस तरह से ये उसका नहीं, अगर पात्र नहीं है तो फिर उसका कार्ड बना क्यों? देखो, उस टाइम लोगों ने बोला जी हमारी आय 1,80,000 है, तो हमने बोला ठीक है आप सेल्फ टेस्ट करके दो। सेल्फ टेस्ट करके उन्होंने कहा तो हमने उनके बना दिए। फिर जब जांच में पाया गया कि भाई वो उनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा है, तो हमने उसको जो कार्ड कम हुए। इस वक्त खाद्य एवं आपूर्ति को लेकर अपने हरियाणा की स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है? देखो, अगर हम बात करें, हमारा डिपार्टमेंट जो गेहूँ देता है उसके साथ चीनी भी दे रहा है, तेल भी दे रहा है, और जो अगर हम बात करें अक्टूबर से मार्च की, तो उस समय हम बाजरा भी देते हैं। तो इस तरह से हम जो है और राज्यों से अलग हैं कि भाई हम चीनी और तेल की भी लोगों की जो पूर्ति हम करते हैं। तेल जो आप बात कर रहे हैं, कौन से तेल की बात कर रहे हैं? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की। अब वो जो राशन से मिट्टी का तेल, वो तो खत्म हो चुका तो हमने तो एक लाडो स्कीम भी चलाई है, जिसमें 500 रुपये में हम सिलेंडर भी दे रहे हैं। जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उनको 500 रुपये में सिलेंडर भी हम दे रहे हैं। और उसमें अभी तक अगर हम बात करें 18 लाख परिवारों ने ही खाली रजिस्ट्रेशन किया है कि भाई अभी तक जो, और जैसे आपने कहा कि भाई और लोग इसमें नहीं आ पाए, और इसके लिए हमने हज़ारों कैंप भी ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और गांव-गांव में जाकर भी एक कैंप लगाकर हमने कहा है कि भी कोई भी बीपीएल परिवार का की महिला या परिवार रजिस्ट्रेशन कराकर ये हमारे को इसकी सुविधा, इसका लाभ ले सकता है या ले पाए, तो उसके लिए भी हमने जगह-जगह कैंप भी हमने लगाए हैं। जी। एक हमारे देश में अनाज की तो कोई कमी नहीं है, हमेशा सरप्लस ही रहता है। और ख़ास तौर से जब अनाज कटकर जब मंडी में आता है, तो
तो काफ़ी दिनों तक मंडी के बाहर भी पड़ा रहता है, उठान की समस्या रहती है, फिर बारिश आ जाती है तो बारिश में भीग जाता है। तो भंडारण को लेकर इस वक्त क्या रियल ग्राउंड स्थिति है क्या? देखो, ये एफसीआई इसको करता है, तो कई बार जैसे फसल अब की बार पहले से अच्छी हुई, ज़्यादा हुई, तो थोड़ा पहले से ज़्यादा हमारे पास अनाज आया, तो उसके लिए हमने एफसीआई को भी कहा है कि भाई और गोडाउन हमें दिए जाएं, जिससे कि भाई ये आगे दिक्कत ना आए। और बाकी जो अगर बाहर भी अगर कोई हमारा अनाज या गेहूं रहता है तो उसका पूरा प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता है, तिरपाल से ढककर उस पे नीचे वुडन रैक या प्लास्टिक के रैक लगाए जाते हैं और उनको इस तरह से एक पूरा कवर्ड करके रखा जाता है, जिससे उसमें कोई पानी की या और किसी वजह से उसमें कोई खराबी ना हो। अभी पर्याप्त मात्रा में भंडारण की फैसिलिटी है अपने पास, या इसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास देश में भी और प्रदेश में भी पर्याप्त मात्रा की वो पूर्ति है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि इस बार काफ़ी सारा जो अनाज है हमने विदेशों में काफ़ी भेजा, जिससे एक मात्रा जो अपनी रहती है भंडारण की, कि कभी सूखा पड़ जाए या ऐसा अवसर हो जब हमें फसल पैदा करने में दिक्कत हो, तो उस स्टॉक को भी इस बार हमने दूसरे देशों में भेज दिया, तो ये एक रिस्क था? नहीं, कोई रिस्क नहीं था और हमारे पास सफिशेंट है और सरप्लस था, इसलिए हमने भेजा। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं, या दूसरे देशों को भी अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये अपना अनाज गेहूँ, तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक हमारे लिए कि भाई आज से पहले तो इस तरह से होता नहीं था, हम तो उल्टा मंगाते थे या कमी होती थी तो दूसरों से देशों से हमें मंगाना पड़ता था। यूरोप के कई देशों को इस बार गेहूं हाँ, भेजा गया, तो अभी जो स्थिति है गेहूं को लेकर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है कि आने वाले समय में अगर मान लीजिए सरप्लस है? हाँ। सफिशेंट नहीं, सरप्लस है और आने वाले कोई भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति आए तो पूरे भंडार हमारे सभी है। अभी की बात करें हम ताज़ा, तो इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पहाड़ों में भूस्खलन बहुत हुए, नदियां जो हैं उफान पर हैं, पंजाब की सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो बह गई, हरियाणा में भी इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट आया है। तो इसको हरियाणा में क्या स्थिति रही इस बार? देखो, हमारे हरियाणा के कई ज़िलों में बाढ़ आई, बाढ़ की स्थिति की वजह से नुकसान भी हुआ, चाहे हम फसलों की बात करें, घरों में जो पानी घुस गया या गाँव में जो पानी आ गया, तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह जहाँ पे बाढ़ आई दौरा किया और हमारे सभी मंत्रियों ने जहाँ जहाँ बाढ़ आई, जिस क्षेत्र में उनके बाढ़ आई उन्होंने दौरा किया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई किसी को भी कोई भी उसकी खराबी है उसका पूरा उसकी भरपाई की जाएगी, चाहे उनकी फसल की बात हो, चाहे उनके घर की बात हो, घर के कोई सामान की बात हो, कोई उनके पशुओं की बात हो, जो हर चीज़ का उनको पूरा और सही कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा और दिया जाएगा और जल्दी दिया जाएगा। तो ये जो बाढ़ के जो हालात पैदा हुए हैं, इसमें जो फसल है वो काफ़ी मात्रा में ख़राब हुई है, तो अपनी सप्लाई पे तो इसका असर नहीं पड़ेगा? ना, इस तरह से तो हमारे कुछ ही ज़िलों में इसका असर हुआ है और अभी जहाँ अभी फसल जहाँ बोई थी उनको पूरा कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा और कोई स्थिति में कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पे अगर हम राजेश नागर साहब की बात करें तो आप एक साफ छवि के नेता, ईमानदार नेता की आपकी छवि है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में लगातार करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, आप खुद जाके छापेमारी करते हैं, तो इस छवि को और ये जो आप कहें करप्शन, भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में है, इसको सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए आपने? देखो, जहाँ जब से मेरे डिपार्टमेंट में आया, मुझे जहाँ भी मुझे शिकायत मिली कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है या कुछ शिकायत के ऊपर मैंने तुरंत कार्रवाई की, चाहे पलवल ज़िले की बात हो, वहाँ पर
डिपो होल्डर्स के पास मैं खुद गया, डिपो होल्डर के पास गया और जो कमी मिली, शिकायत मिली, तुरंत कार्रवाई करके एफआईआर भी की। उकलाना, हिसार में भी मुझे जाना हुआ, करनाल में भी मेरा जाना हुआ, अभी यमुनानगर में भी मुझे जाना हुआ जहाँ भी शिकायत मिली। अभी कुरुक्षेत्र में भी मैं गया था और तुरंत कार्रवाई करके जो भी उचित कार्रवाई बनती है की और साफ संदेश हमने दे दिए हैं। हमारे सरकार ने भी कोई भी गड़बड़ी, कोई कितना चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, शिकायत अगर मिलेगी उस पर तुरंत कार्रवाई की होगी, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट हमारा डिपार्टमेंट जनता से जुड़ा हुआ, गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है। तो उनको किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है या उनको कमी आती है या शिकायत आती है गरीब परिवारों की तरफ से, तो उनको किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। आमतौर पे किस तरीके की शिकायतें आती हैं और कैसे उनका निवारण करते हैं? कई बार शिकायत आई कि राशन जो हम दे रहे हैं पूरा नहीं दे रहे, समय पर नहीं दे रहे, और उसमें तौल में कोई कमी आ गई। एक पलवल में शिकायत आई थी कि भाई उसमें कुछ क्वालिटी सही नहीं है, उसकी गुणवत्ता जो है वो सही नहीं है। तो जांच में पाया गया कि उसमें कमी थी, तो कार्रवाई की। उकलाना में शिकायत मिली कि भाई बोरियों को गीला करके वज़न बढ़ाया गया, तो एक दो बोरी को हमने चेक किया तो वहाँ सही पाया, तो फिर हमने कार्रवाई भी की। तो इस तरह की शिकायतें आती हैं और समय पे डिपो होल्डर्स नहीं खोलते, डिपो अपना राशन नहीं देते या कुछ समय कम में बांटते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि एक बार गेहूँ दे दिया, अनाज दे दिया और बाद में तेल बाद में बुला के देने के लिए बोला कि अगली बार आ जाओ, या चीनी के लिए दोबारा बुलाने की बात हुई। तो इसलिए हमने अभी कई बैठक हुई, उनमें हमने ये तय किया कि तीनों चीज़ एक साथ दी जाएंगी, और उसके लिए डेट भी हमने सुनिश्चित कर दी, फिक्स कर दी कि हर महीने की 10 तारीख से पहले पूरा राशन दिया जाएगा। अभी मुख्य जो इसमें डिपो में डिमांड में चीज़ रहती हैं वो तेल, गेहूं और चीनी, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें अभी हैं? तो हम ये 3 चीज़ ही दे रहे हैं, और ये अगर कोई इस तरह की कोई अभी आगे की कोई इस तरह का वो नहीं है कि भैया इससे अलग कुछ हम दें। तो ये जो डिपो होल्डर्स का जो चयन होता है, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, और जिस डिपो होल्डर के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, जिसके खिलाफ शिकायत आती है, तो उसको हटाने की क्या प्रक्रिया रहती है? देखो, किसी डिपो होल्डर की शिकायत आती है और जांच में पाया जाता है कि जो शिकायत है सही है और वो उसकी कमी पाई जाती है, कोई गड़बड़ पाई जाती है, उसकी तुरंत उसकी सप्लाई को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो भी चाहे एफआईआर की बात हो या एफआईआर भी की जाती है, और उसकी जो कार्ड्स हैं या उसकी जो सप्लाई है जो देता है, उसके नियरेस्ट जो भी साथ में लगता हुआ डिपो है उसको उसकी सप्लाई दे दी जाती है, और जिससे कि भाई जो उसके हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको दिक्कत ना आए कहीं दूर जाने के लिए। और उनको आदेश भी दिए जाते हैं कि वो जो साथ वाला डिपो होल्डर है वो उसी जगह, उसी गांव में आके या उसी शहर में आके या उसी जहां पर उसका जगह है जहाँ वो रहता है, कॉलोनी हो चाहे गांव हो या जहाँ भी उसमें रहता है, आकर वो राशन को वहीं कंज्यूमर को, उपभोक्ता को सप्लाई करेगा, बांटेगा, जिससे कि उपभोक्ता को दूसरी जगह ना जाना पड़े। आमतौर पे जो अगर हम परिवार की बात करें या व्यक्ति की बात करें, तो एक जो डिपो है वो कितने लोगों के लिए सफिशिएंट माना जाता है? देखो, हम जब अब नए डिपो देने जा रहे हैं उसमें तो एक सीमा हम बांधने जा रहे हैं कि भाई इस सीमा से इतने नंबर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कई बार ज़्यादा नंबर होने की वजह से भी लोगों को दिक्कत होती है, लाइन में लग के बहुत समय लगता है, और जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जो अपने काम पे जाते हैं या छुट्टी करनी पड़ती है, तो इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए इसको हम एक लिमिट में कि भाई एक डिपो होल्डर इजीली लोगों को राशन की सप्लाई दे सकता है, जिसमें उसको दिक्कत। क्या संख्या रहती है वो? अभी करने जा रहे हैं, ये पहले तो था नहीं। हाँ। पहले, अब इसको हम एक संख्यात करने जा रहे हैं, तो वो जल्दी प्रोसेस में, जहाँ और पे ज़्यादा भीड़ लगती है हाँ, वहाँ पे एडिशनल डिपो भी हम देने जा रहे हैं। जी। अब जो दूसरा विभाग आपके पास है प्रिंटिंग का है, तो जाहिर है कि प्रिंटिंग हमेशा से ही एक बहुत इम्पोर्टेंट और संवेदनशील विभाग है, लेकिन धीरे धीरे जो दुनिया है वो अब डिजिटल होती जा रही है।
तो इस विभाग का जो अस्तित्व है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने बीच में अपने कई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के अधिकारियों के साथ बैठक ली और हमने ये कहा कि जैसे पहले हम जिस तरह से अपने बुक्स और जो स्कूल की किताबें हैं या कॉपी हैं, स्टेशनरी है, उसका सारा प्रिंटिंग का काम हमारे डिपार्टमेंट में होता था, तो हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा से हम अपने डिपार्टमेंट में लाएं। चाहे हम बात करें इसकी जो हमारे और इसके पेपर्स, जो हमारे फोटोस्टेट के पेपर्स हैं, ये भी हम बाहर से परचेज करते हैं। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि ये हमारा डिपार्टमेंट ही पूरे सभी ऑफिस में और पूरे हरियाणा में हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू ही जाए, जिससे कि इसके एक रेट एक कम हो जाएंगे। क्यों, अगर बल्क में अगर हम कोई चीज़ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो उसका रेट डाउन होगा, बल्कि जब रिटेलर से हम कोई चीज़ लेते हैं तो रेट भी उसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा मिलेगा। तो इस पे भी हमने एक अभी बैठक में तय किया है कि हम जल्दी जो हमारे पेपर्स हैं, चाहे फोटोस्टेट के हों या और स्टेशनरी के पेपर्स को भी हम हमारा डिपार्टमेंट ही सभी पूरे ऑफिसेज में, सभी डिपार्टमेंट्स में पूरे हरियाणा में हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू ही इसकी सप्लाई हो। हाँ, थोड़े समय के लिए तो आप कहें कि ये जो आप योजना बता रहे हैं डिपार्टमेंट को बचाने के लिए काफ़ी हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे जो दुनिया है वो पेपरलेस होती जा रही है। मोस्टली जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिकली रखे जाते हैं, हालांकि सरकार का कामकाज ज़्यादा कागज़ों पे चलता है। तो इस दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं आप? देखो, अब डिजिटल जो अब सारी चीज़ें डिजिटल होने की वजह से पेपरलेस होता जा रहा है पूरी दुनिया, पूरा हमारा भारत भी, हमारा प्रदेश भी। चाहे आप बात करें हमारे विधानसभा में, जो अब का हमारा विधानसभा सत्र चलता है, तो अब सारा डिजिटल है और ये अच्छी बात है कि भाई एक हम एक अच्छे दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज़ पेपरलेस, क्योंकि पेपर बनता है तो इसमें पेड़ों की भी पेड़ों को काटा जाता है जब जाकर पेपर बनता है, और वेस्ट भी होता है इससे पेपर का, जो अगर पेपर को हम फेंकते हैं या कुछ करते हैं। तो डिजिटल होना तो एक बहुत अच्छी बात है और इस तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए आपको लगता है कि जो आपके प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जो इस वक्त प्रिंटिंग में बिजी हैं, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाने का समय आ गया है कि वो डिजिटल की तरफ जाएं ताकि उनकी नौकरियां सुरक्षित रहें और आपको मदद हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमारे बहुत सारे जो कर्मचारी हमारे डिपार्टमेंट के हैं, ज़्यादातर तो रिटायर हो चुके हैं और नई भर्ती हमारी कोई हुई भी नहीं है बहुत उससे समय से, क्योंकि काम जैसे मैंने बताया कि पहले प्रिंटिंग का काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। चाहे स्कूल की किताबों की बात करें, स्कूल की स्टेशनरी की बात करें, यहीं हमारे डिपार्टमेंट में ही प्रिंट होती थी, पर अब आउटसोर्स के द्वारा ये किया जाता है, प्राइवेट उनसे किया जाता है। और इस वजह से भी हमारा डिपार्टमेंट में जो काम है पहले से मुकाबले या पहले की तुलना में या पहले से कम भी हो गया है। तो इस तरह से आगे जो हमारे जो स्टाफ या जो हमारे इसमें डिपार्टमेंट में लोग जो बच्चे हैं, उनको नई तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि भी डिजिटल उस पर हम किस तरह से काम कर सकें, उसका भी हम ये सोच रहे हैं। जो आने वाला भारत है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक विजनरी नेता हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो जो आने वाला समय है अगर हम तुलना करें अपनी अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ या यूरोप के देशों के साथ, बेशक हमारी अभी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, तो उनसे काफ़ी साल पीछे पाते हैं हम अपने आप को। देखो, अगर हम भारत की बात करें तो 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, 2014 में 11th में। और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला और तीसरी बार जनता ने विश्वास दिखाया, जताया, तीसरी बार हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारे तीसरी बार प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी
और आज हम 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आए, तो इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं, जो एक विज़न के साथ लेकर अब एक पूरे देश को साथ लेकर चले, सबका साथ सबका विकास। आज हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और जिस तेज़ी से, जिस गति से हम चल रहे हैं, तो जल्दी हम पहले 3 पर आ जाएंगे। और रही बात, आप डेवलप कंट्री उसी को कहा जाता है जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो हमारी सरकार कनेक्टिविटी के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। चाहे आप देख सकते हैं, किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी प्रदेश में चले जाओ, किस तरह से हाईवेज़ का काम चल रहा है। क्वालिटी ऑफ वर्क अगर आप चेक करोगे, जो पहले सड़कें बनती थी और आज जो सड़कें बनती हैं, कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। और जिस तरह से कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है, हाईवेज़ हमारे स्टेट हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ जो बनते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है। तो आज हमारा कंट्री, अगर आज हम बात करें यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में, अमेरिकन कंट्री, जो आज अमेरिका ने हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगा दिए हैं, उसके बाद भी भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज चाइना भी हमारे साथ दोबारा से मिलने के लिए, काम करने के लिए तैयार है। चाहे नहीं, टैरिफ से फ़र्क तो पड़ा है। अगर यही वाला टैरिफ लगा रहता है तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। लगभग 8 लाख करोड़ के करीब और 8 लाख नौकरियां जाने की आशंका है। तो फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो आज आज लॉजिकल आज नहीं आज है। आज मैं अगर बात करूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी पर रिबेट देने जा रहे हैं, जो जीएसटी का दो ही स्लैब बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ से बहुत कुछ कंपनसेट, हमारा कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है या कोई ट्रेडर है, तो उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसका पूरा प्रेशर आज अब 1-2 दिन से आप देख रहे हैं कि किस तरह के हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट बयान दे रहे हैं, तो उनको भी पता लग गया कि भारत आज वो वाला अमेरिका भारत। के जो प्रेसिडेंट हैं उनके तो बयान जो हैं वो हर सुबह हर शाम बदलते रहते हैं। पहले उन्होंने टैरिफ लगा दिया 50%, फिर मोदी जी को मैसेज लिखते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत योग्य प्रधानमंत्री हैं। अगले दिन फिर वो कह देते हैं यूरोप को कि भारत पे तो 100% टैरिफ क्यों नहीं लगाते हैं। तो जो उनके बयानात हैं या जो उनका माइंड है, क्योंकि आप खुद भी एक बिजनेसमैन हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी बिजनेसमैन हैं, तो उनके माइंड को डिकोड कर सकते हो आप, वो चाहते क्या हैं? देखो, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। ये चीज़ें भारत के साथ नहीं और कई देशों के कंट्रीज़ के साथ उन्होंने किया टैक्स बढ़ाने वाली बात, पर आज भारत पहले जैसा भारत नहीं है। आज भारत झुकने वाला भारत नहीं है। भारत अपनी कंडीशन पे, अपने टर्म्स पे काम करने वाला भारत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल दबाव में काम नहीं कर सकते, दबने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब सक्षम है, हम इतने मजबूत हैं कि आज कोई भी देश चाहे हमें दबाना, चाहे कोई व्यापार की बात हो, एक्सपोर्ट की बात हो, इंपोर्ट की बात हो, कोई ट्रेड की बात हो, अपने अपने टर्म्स, अपने कंडीशन पर हम काम करेंगे। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में बिल्कुल आने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से वो आज पूरी दुनिया में अगर आज बात करें, तो पहले अगर कोई भी एजेंसीज़ ने सर्वे किया, लोकप्रिय या फेमस या पॉपुलर लीडर की अगर कोई बात करें, तो आज पूरा दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रधानमंत्री जी का पहला नंबर आता है। और पहले नंबर पर होने की वजह से आज उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि सारी कंट्रीज़, चाहे यूरोपियन कंट्री हो और एशियन कंट्री हो, सब इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए तैयार बैठी है। और ये बहुत बड़ी एक हमारी उपलब्धि है, अचीवमेंट है कि हर एक कंट्री भारत के साथ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी को भी तीसरी बार चुना है, केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। लेकिन आपको अनुभव 2 मुख्यमंत्रियों का हो गया अब, मनोहर लाल खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी साहब। इन दोनों की तुलना कैसे करेंगे? देखो, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक शुरुआत की थी बिना पर्ची बिना खर्ची के, तो वो उसका लाभ हमें मिला 14 में भी, 19 में भी। और उसी लाभ की वजह से
हमारे मुख्यमंत्री है हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, हमारे श्री मनोहर लाल जी को केंद्र में ले जाया गया। और आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो एक अपना सरल स्वभाव है, और किसी को भी कोई मिलना है और कोई मिलने के लिए उनको कोई समय नहीं चाहिए, रात को 2 बजे भी 12 बजे भी 1 बजे भी कोई उनसे मिल सकता है। तो इतनी जो जुड़ाव जनता के बीच में, एक विश्वास जनता के बीच में उन्होंने जगाया, तो इसलिए तीसरी बार सरकार जो एक हमारी प्रदेश में आई। और उसके लिए हम दोनों मुख्यमंत्री जी का, पहले मनोहर लाल जी का, अब हमारे श्री नायब सैनी जी का भी आभार प्रकट करते हैं। उनके नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ सरकार हमारी प्रदेश में बनी। व्यक्तिगत तौर पर आप एक धार्मिक इंसान हैं, माता के मंदिरों में धूप लगाने आप जाते रहते हैं। अब माता रानी की कृपा से आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, स्वतंत्र प्रभार मिला, और एक ऐसा आपको डिपार्टमेंट मिला है जिससे आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो ईमानदारी से बताइए कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप के जहन में क्या है और किस तरीके से, क्योंकि अमीर की मदद तो हर कोई करने को तैयार रहता है, गरीब हमेशा अंतिम पंक्ति में ही रहता है, उसके बारे में कम ही लोग सोचते हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा कि जो मेरे को डिपार्टमेंट मिला, एक जनता से सीधा जुड़ाव, गरीब परिवार से, जनता से, जो गरीब परिवार के लोग आते हैं उनसे जुड़ने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। और मैंने बात कही कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी का भी एक सोच है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी सोच है कि गरीब को किस तरह से आखिरी पंक्ति से पहली पंक्ति में लेकर आना ला सके, उनको भी सारी सुविधाएं, सारे लाभ जो अमीर को मिलते हैं उनको मिले। तो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो एक मूल मंत्र हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और उसी को लेकर श्री नायब सैनी जी चल रहे हैं, और हम भी चल रहे हैं कि भी किसी गरीब का हक ना मारा जाए, गरीब को सारी सुविधाएं या लाभ जो हैं मिले, जिससे कि वो भी अपना उत्थान कर सके, वो भी अपनी तरक्की कर सके, वो भी अपने परिवार को सही तरह से और सही ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। संघ परिवार की जो लाइन सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सुनी जाती है, या जिसको लेकर आपको काम करने के लिए कहा जाता है, वो यही है कि जो पंक्ति में बिल्कुल अंत में खड़ा है उस तक ये लाभ मिलना चाहिए। लेकिन असल में जो गरीब और अमीर की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखो, नहीं, अब पहले से अगर आप देखेंगे 14 से पहले, अब बहुत लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। अब उनकी आय भी बढ़ रही है, हमारी देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था की बात करें अब 11वें नंबर से हम 4थे नंबर पर आ रहे हैं। तो ये कारण है कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, अब पीछे नहीं हो रहे। और आने वाला समय भारत का है, अब जैसे जल्दी जिस तीसरे नंबर पर हम आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, एक विकसित भारत, 2047 में जब हमारे आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, एक अभी से विज़न लेकर चल रहे हैं कि भाई हम 2047 में एक विकसित भारत हम बने, कहलाएं। तो उसके लिए मोटिवेशन जो हमारे युवाओं को दे रहे हैं कि भी सबका सहयोग, सबका साथ चाहिए, सब मिलकर काम करें, सब मिलकर बढ़ें, जिससे हम जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत बने, उसको हासिल करेंगे। जो एक टारगेट हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके लिए सब हम एक साथ मिलकर पूरे भारतीय 140 करोड़ लोग उस पर बढ़कर चलकर इकट्ठे होकर संगठित होकर चलेंगे, और हम जरूर विकसित भारत का जो एक हमारा सपना है उसको पूरा करेंगे। अर्थव्यवस्था अपनी 4थे नंबर पर पहुंच गई है, विकसित भारत का हम सपना लेकर चल रहे हैं, हर एक गरीब तक हम पहुंचना चाहते हैं। बावजूद इसके अभी भी हमारे 140 करोड़ की अगर जनसंख्या है तो 80 करोड़ को हमें मुफ्त में राशन बांटना पड़ रहा है। मायने ये हुए कि 80 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जो खा कमा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा था जी, ये कोरोना काल में जो गरीब परिवार के लोग थे, जिनका बीच में काफ़ी जॉब चला गया या काम चले गए, या जो लोग उस समय जो स्थिति से जूझ रहे थे कि भाई काम ना होने की वजह से उनका जो बजट है या उनका परिवार
जो है वो जो डेफिसिट हुआ काम ना होने की वजह से, कम पैसे की वजह से, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि भाई हम जो गरीब हैं, परिवार हैं, उनको दिक्कत ना आए, किसी वजह से खाने की दिक्कत ना आए, राशन की दिक्कत ना आए, पैसे की वजह से या काम की वजह से। तो उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे। तो वो बाद में फिर जब दोबारा से मांग आई कि भाई अभी इसको और बढ़ा दिया जाए, जो गरीब लोगों के की वजह से, तो परिवारों की वजह से, तो उसको और चुनावों के चलते आई ये मांग? नहीं, चुनाव के चलते नहीं, कोरोना कोविड में जब थी, जब आई थी, तो इसको उन्होंने कहा कि अभी और हमें अपना इसको बढ़ा दिया जाए, तो उसको बढ़ा दिया है। तो इस वजह से इसको आगे करा गया था। बीजेपी जो है वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, इलेक्शन पार्टी है। एक इलेक्शन ख़त्म होता है तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। तो और अधिकतर जो नेता दूसरी पार्टी के चेहरे हुआ करते थे, जो कभी बहुत ज़्यादा करप्ट हुआ करते थे, अब वो सारे बीजेपी में हैं। तो कोई दूसरी पार्टी बचेंगी या सभी भाजपा की हो जाएंगे? देखो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कोई है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। और कोई हमारी विचारधारा के साथ मिलना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बीजेपी को तो हम सत्ता में इसलिए लाए थे ना, क्योंकि बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस है, और उन लोगों के खिलाफ लेके आए थे जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़के जीते। अब उन्हीं पार्टी के लोग आपकी पार्टी में आके शामिल हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, फिर सवालिया निशान उठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने हर किसी को देखकर ही हम पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, तो उसका ऐसा चयन नहीं होता। हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारी संगठन, हमारे पार्टी के बड़े अधिकार जो नेता हैं, वो तय करते हैं कि भाई किसी को पार्टी ज्वाइन कराना है, किसको पार्टी ज्वाइन नहीं कराना। ये उनका डिसीज़न होता है, उनका फैसला होता है कि भाई किसको पार्टी में लेना है, कौन हमारी विचारधारा के साथ मिलकर चलेगा, कौन हमारी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा, उसी को पार्टी में लिया जाता है। 2029 तक का अगर हम रोड मैप आपसे पूछें हरियाणा के लिहाज से और आपके डिपार्टमेंट के लिहाज से, खाद्य आपूर्ति को लेकर, प्रिंटिंग को लेकर, तो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? देखो, मैंने पहले भी कहा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की सोच है कि गरीब कोई भी भूखा ना रहे। गरीब परिवार का कोई भी व्यक्ति या उसके परिवार का कोई भी सदस्य भूख की वजह से या गरीबी की वजह से उसको कोई दिक्कत आए, तो उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अभी चाहे बात करें नए राशन डिपोज़ की, हम जल्दी नए राशन डिपो अलॉट करेंगे, और उसमें भी हम चाह रहे हैं कि महिलाओं को ज़्यादा इसमें शेयर दिया जाए, जिससे महिलाएं जो हमारी आगे बढ़ें। इसमें और सारी रिजर्वेशन भी हम करना चाहते हैं, चाहे कोई हैंडीकैप है, और इसमें रिजर्वेशन करके राशन डिपो ज़्यादा बढ़ें, जिससे जो कई बार शिकायतें आती हैं कि भाई ये डिपो हमने सस्पेंड कर दिया और उसकी सप्लाई दूसरे पर अटैच हमने कर दी, तो उस पर ज़्यादा कार्ड होने की वजह से, ज़्यादा उपभोक्ता होने की वजह से उसको दिक्कत आती है। तो इसको हम जल्दी इसको दूर करेंगे, और हम ये चाहेंगे हमारा देश, हमारा प्रदेश, भारत हमारा दुनिया में तरक्की करे, हमारा प्रदेश भारत में पहला प्रदेश बने, पहला ऐसा प्रदेश बने जिसमें हमारा उद्योग की बात करें, हमारे किसानों की बात करें, हर उसमें हम आगे पहले नंबर पर रहें। जो दर्शक आपको नेटवर्क 18 की मार्फत इस वक्त देख रहे हैं, तो अंत में मैं चाहूँगा कि अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें या कुछ ऐसा उनको सजग करना चाहें आपके डिपार्टमेंट के प्रति, जो उपभोक्ता हैं, बीपीएल परिवार वाले लोग हैं, वो आप तक शिकायत कैसे पहुंचा सकते हैं, आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? हमने हर डिपो होल्डर के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं, नोटिस बोर्ड, उस पर फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है फ़ोन का। एसएमएस के थ्रू भी हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपका राशन इस समय इस दिन मिलेगा। तो हम डायरेक्ट जो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप लोग जिनको कोई शिकायत है वो बात कर सकता है, और समय समय पर हम कैंप लगाते रहते हैं,
कि भाई किसी को कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है किसी डिपो होल्डर से, क्या कोई अपने पत्र से भी, लेटर से भी हमें कोई भेजता है कि भाई हमें ये शिकायत है, या कोई फ़ोन पर भी हमें कोई शिकायत करता है कोई उपभोक्ता कि भाई ये शिकायत हमें इस डिपो होल्डर से है, तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। तुरंत उसका जो भी बात होती है, अगर गड़बड़ पाई जाती है तो उसका पूरा उस पर जो भी उचित कार्रवाई बनती है करते हैं। राजेश नागर जी, जिनका जो परिवार है, इन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों के ज़माने से राजनीति में है और आज चक्रव्यूह में हमारे तमाम खट्टे मीठे सवालात का जवाब बहुत सहज ढंग से दे रहे थे। अब जो हमने आपसे सवाल पूछे, उनके जवाब हमारे दर्शकों को कितने पसंद आए, कितने नापसंद आए, ये वाला जो फैसला है, जैसे आप जनता पे छोड़ते हैं तो ये हम आप पे ही छोड़ते हैं। और नागर साहब तीसरी बार चुनकर आए हैं तो जाहिर है कि जनता बहुत प्यार करती है, तो जनता का ये प्यार आप तक बना रहे और जनता की जो समस्याएं हैं वो आप सुलझाते रहें और अपनी छवि को और अच्छे से चमकाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चक्रव्यूह में आने के लिए, हमारे सवालात का जवाब देने के लिए। तो चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए नेटवर्क 18 के साथ। धन्यवाद।